अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ शहरयार राना। वेलकम टू द फ्री ओरिएंटेशन क्लास एसए टॉपिक वाइज़। आज जो हमने टॉपिक देखना है जी, वो है द बैलेट इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द बुलेट। ये कोट, ये सेइंग ऑफ़न एट्रिब्यूट की जाती है टुवर्ड्स अब्राहम लिंकन। एक बात याद रखिएगा, जब कोई कोट, कोई सेइंग इस तरह से आ जाए तो उसका डेनोटेटिव मीनिंग वो आपको पता होना ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उसके डेनोटेटिव मीनिंग में से आपने अपना कॉन्टेक्स्ट निकालना होता है, रैंडमली उसको लेके नहीं चलना। अब्राहम लिंकन ने 1856 में इलिनॉइस में एक स्पीच करते हुए ये कॉन्सेप्ट दिया था। जो असल कोट था ना, वो थोड़ा सा लंबा है, वो थोड़ा सा चेंज है, उसके कंटेक्स्ट में से ये निकला हुआ है, द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट। वो क्या था? टू गिव विक्ट्री टू द राइट, नॉट ब्लडी बुलेट्स, बट पीसफुल बैलेट्स ओनली आर नेसेसरी। इसके अंदर से एक कंटेक्स्ट निकाला जाता है, द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट। अब जो लिंकन की फिलॉसफी है उसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा, हमें ये पता होना चाहिए कि ये उसकी फिलॉसफी डेवलप कैसे हुई। लिंकन का पॉलिटिकल कैरियर एक पॉलिटिकल क्योस में गुजरा है। अमेरिका उस टाइम पे बड़ा हार्श किस्म का डिवाइड था एक इशू को लेके, वो था स्लेवरी का इशू। अभी थोड़ा हमें पता होना चाहिए, फिर हम देखेंगे कि किस तरह से टॉपिक दे के समझ आती है कि यार ये डेमोक्रेसी को जो है ना, डेमोक्रेसी एक तरफ वोट डालना जी, बैलेट, और ये बुलेट जी गोली चलाना, ये तो समझ आ जाती है, लेकिन ये बड़ा लिमिटेड हो जाता है अगर आप सिर्फ इसमें लेके चलें। तो अभी हमने इसको एक्सपैंड करना है, उसको समझने के लिए हमें फिर ये थोड़ा सा इसका आइडिया पता होना चाहिए कि उसने ये क्यों बात कही थी। फिर हम एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे। स्लेवरी के इशू पे अमेरिका डिवाइड 1854 में एक एक्ट पास होता है जिसको कहते हैं कैंसस नेब्रास्का एक्ट। अब बिल्कुल लेमैन, हमने इसको मुश्किल नहीं बनाना, हमने बिल्कुल इसको आसान लेके चलना है। जो मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं टॉपिक्स को, वो फिर कहीं के और निकल जाते हैं और उसमें फेलियर के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। ये एक्ट पास होता है, ये एक्ट है प्रो स्लेवरी। इसमें कुछ न्यू स्टेट्स, अब हमने उनकी डिटेल में नहीं जाना, कुछ न्यू स्टेट्स हैं
उनको ये राइट दे दिया जाता है कि वो थ्रू पॉपुलर सॉवरेनिटी, अब पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट उस टाइम पता है लोगों को अमेरिका में, थ्रू पॉपुलर सॉवरेनिटी ये डिसाइड कर लें कि उन्होंने जब यूनियन का पार्ट बनना है, ऑब्वियसली अमेरिका की यूनियन जो उस टाइम चल रही है उसका पार्ट बनना है, तो वो प्रो स्लेवरी होंगे या एंटी स्लेवरी होंगे। अब ये उन्होंने कह तो दिया कि पॉपुलर सॉवरेनिटी के थ्रू आप डिसाइड कर लें, लेकिन जब आगे जाके इलेक्शंस होते हैं, अब ये जो कैंसस नेब्रास्का एक्ट है ना, ये एक पुराने एक्ट को रिपील करता है। रिपील वो था मिसूरी कॉम्प्रोमाइज, इसको रिपील करता है, मतलब इसको खत्म कर देता है ये एक्ट। मिसूरी कॉम्प्रोमाइज क्या था? वो एंटी स्लेवरी था, कि स्लेवरी नहीं होगी इन स्टेट्स में, ये जो एरिया है कैंसस नेब्रास्का का। लेकिन जैसे ही ये वाला एक्ट आता है नया, तो ये उसको रिपील कर देता है, और ये बड़ा प्रो स्लेवरी है, ये उसने राइट दे दिया। अब ये राइट दिया क्यों? आगे जाके ये एक पंगा बनना है। जब उसने राइट दिया है तो कल को जाके जब इलेक्शंस हो रहे हैं ना आगे कुछ सालों बाद इस टेरिटरी में, तो उसमें होती हैं बड़ी करप्शंस। ये पहले भी इधर ना मसले चल रहे हैं, इसको कहते हैं ब्लीडिंग कैंसस। ये जो पूरा इवेंट था ना, इसका नाम था ब्लीडिंग कैंसस। तो वो उन इलेक्शंस में बड़ी करप्शंस होती हैं, ठीक है, यूज ऑफ फोर्स बड़ा ज्यादा होता है। किसी दूसरी टेरिटरी से आके लोग जो प्रो स्लेवरी थे वो इधर आके वोटिंग कर देते हैं, और एक इलेजिटिमेट सी अथॉरिटी वहां पे बन जाती है, जिसके अगेंस्ट फिर लोग जो है उठ खड़े होते हैं। और ये लड़ाई चलती चलती जब लिंकन आगे 1860 में सदर बनता है, पहला रिपब्लिकन प्रेसिडेंट था ये, लेकिन ओवरऑल इसकी रैंकिंग थी 16th। तो फिर वही जो एक प्रोलॉन्ग इशू पहले से चलता आ रहा था, ये जो यूज ऑफ फोर्स के थ्रू स्पेसिफिकली इस टेरिटरी में जो ये काम खराब हुआ है, जो इलेक्शंस में भी करप्शंस की हैं उन्होंने, जानबूझ के प्रो स्लेवरी उन्होंने लोग वहां पे भेजे हैं और उन्होंने जाके वोट डाले हैं, तो फिर वहां पे काम खराब हो गया। क्यों? क्योंकि जो ट्रू विल ऑफ पीपल थी वो कंप्रोमाइज हुई है, और मसला हल नहीं हुआ। मसला क्या है जी? जो इशू चल रहा है वो प्रोलॉन्ग हो गया, इतना प्रोलॉन्ग हुआ कि वो सिविल वॉर की तरफ ले गया अमेरिका को। और जब लिंकन प्रेसिडेंट बनता है 1860 में आके, तो वो अपने जो उसके डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं उनके साथ बहुत ज्यादा लॉयल रहता है, और वो कहता है कि ये मसले का हल नहीं है। अब चूंकि मेरी गवर्नमेंट थ्रू लेजिटिमेट ट्रू विल ऑफ पीपल आई है, और वो ये नहीं चाहते कि स्लेवरी रहे, क्योंकि ये स्लेवरी भी अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स के कॉन्सेप्ट, वो जो ट्रू लिबर्टी डेमोक्रेसी और इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट था ना, इनके जो एक्ट में भी है, उसके अगेंस्ट है ये। सो वो उसको लेके चला है, ट्रू विल ऑफ द पीपल, ट्रू एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल। अब ये एक्सपैंड होना है यहाँ से आइडिया। ये कहानी सुनाने का मकसद ये है ताकि आपको समझ आए और हमें पता चले कि इस कोट का जो छुपा हुआ मतलब है वो क्या है। कि जब भी ट्रू एस्पायरेशंस, ये मुझे नहीं पता जी ये टॉपिक पीएमएस में आ जाए या सीएसएस में आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है आजकल चूंकि वैसे भी इलेक्शंस हुए हैं, तो आप रिलेट कर सकते हो। ट्रू एस्पायरेशंस ऑफ पीपल जो है, ये आर्ग्यूमेंट का मेन पार्ट है। अब जब ये क्वेश्चन से, सप्रेशन से, यूज ऑफ फोर्स से, अब वो बुलेट क्या है यहाँ पे? वो बुलेट ये सब है, ये है बुलेट। तो वो जब भी, वो जो बैलेट, ये बैलेट ये है ट्रू एस्पायरेशंस ऑफ पीपल। जब भी बुलेट से ये बैलेट कंप्रोमाइज करने की कोशिश की गई, या जब भी जमहूरियत को गोली से रोका गया है, तो क्या हुआ जी? मसले खराब हुए, इश्यूज।
प्रोलॉन्ग हुए और वो मजीद खराब हुए। सो अब इसका आप ये मेन आइडिया समझ लो, स्टांस समझ लो, थीसिस समझ लो, वो यही है। और फिर उन इश्यूज को हल किसने कराया है? हल फिर इसी ने कराया है, ये बैलेट ने। ट्रू एस्पिरेशंस ऑफ पीपल जब उनको एक्नॉलेज एंड कंसिडर किया गया है, किसके अंदर? डिसीजन मेकिंग में। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी भी एक डिसीजन मेकिंग मॉडल है ना, गवर्नेंस। तो तब जाके फिर बात बनी है। तो इसलिए कहते हैं क्या, द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट। कि जब भी बुलेट से रोकने की कोशिश की गई, या जब भी जमहूरियत में कोई मसला बना है तो गोली चली, मतलब लेमैन जुबान में समझ लो, कुछ भी समझ लो, जमहूरियत में कोई मसला बना, गोली चली, या गोली चल के कोई मसला बना, वो प्रोलॉन्ग हुआ, हल नहीं हुआ, उसको हल करने के लिए ट्रू एस्पिरेशंस ऑफ पीपल को जब एक्नॉलेज एंड कंसिडर किया गया डिसीजन मेकिंग में, तो फिर ही लोगों ने सुख का सांस लिया है। उस सिस्टम ने भी सुख का सांस लिया। ये लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ बहुत इजी करके। सो ये आपका मेन आइडिया है, अब इसी को लेके हमने चलना है। क्वेश्चंस मैं एंड पे लूंगा। अब हमने इसेंशियल्स ऑफ जो गवर्नेंस है ना, या इसेंशियल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग समझ लो, या एसेंशियल्स ऑफ गवर्नमेंट समझ लो, या एसेंशियल्स ऑफ डेमोक्रेसी समझ लो, कुछ भी समझ लो, उनके अंदर रहते हुए हमने ये पूरा मेन आइडिया देखना है। फिर इसका हम अपोजिंग व्यूज भी देखेंगे, और उन अपोजिंग व्यूज को हम काउंटर करेंगे, क्योंकि हमने साबित यही करना है जो हमने मेन आइडिया लिया, जो बनाया, ये साबित करना है हमने। हर जगह यही साबित करना है, हर हेडर में यही साबित करना है, इससे नहीं हिलना। लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट। सो लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट्स थ्रू डेमोक्रेसी एंड थ्रू यूज ऑफ फोर्स। अब ये दोनों हमने देखने हैं इसके अंदर, और ये साबित करना है क्या, कि ये जो ट्रू या डेमोक्रेसी का मतलब यही होगा, ट्रू एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। अब इसमें हम डिफरेंट डेमोक्रेसीज भी देखते जाएंगे। मतलब वही है, ट्रू एस्पिरेशंस ऑफ पीपल when acknowledged and considered in decision making, और इधर when not acknowledged and considered in decision making, use of force में। बुलेट इज यूज ऑफ फोर्स, coercion, suppression, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस। तो लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट टू डेमोक्रेसी वर्सेस फोर्स, इसको हम देखने लगे हैं अब। तो इसके अंदर अब मैं आपको अब रेफरेंसेस भी देता जाऊंगा, एग्जांपल्स भी देता जाऊंगा। तो उसके बगैर अब ये आप इसको सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखे ना, तो आपका पैरा बन जाता है, एक सब्सटेंशियल पैराग्राफ बन जाता है। अब वो पैराग्राफिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो फिर हम सेशन में देखेंगे। जिसको पैराग्राफिंग आती है तो वेल एंड गुड, वो लिख लेगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। एट द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करवाने वाले? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक। ये आपने पढ़े में है। लगाने कैसे क्या है, जिसको आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते वो सीख जाएगा। जे जे रूसो। ये कहते हैं कि इंडिविजुअल कंसेंट इधर एक्सप्लिसिटली और टेसिटली
अपनी फ्रीडम्स को लोग कुछ सरेंडर करते हैं और एक अथॉरिटी को सबमिट कर देते हैं। इन रिटर्न वो क्या चाहते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ द रिमेनिंग राइट्स। तो फिर जो लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट है ना, वो कंटिंजेंट अपॉन किस चीज पे है? टू प्रोटेक्ट दोज राइट्स एंड फुलफिल द टर्म्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी इसमें आप देखते हो। ये ऐसे मैकेनिज्म्स को इंस्टीट्यूट करती है जिसमें कंसेंट ऑफ गवर्नड होता है। जैसे इलेक्शंस हो गए, रूल ऑफ लॉ हो गया, प्रोटेक्शंस हो गई उनके फ्रीडम्स की और राइट्स की। फ्रीडम्स एंड राइट्स। और फिर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट थ्रू कंसेंट अकाउंटेबल भी होती है ना टू द गवर्नड। इसमें आप अगर केस स्टडी देखो तो आपको इंडिया की डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन मिलती है। आज मैं पढ़ रहा था, इंडिया का जो ग्रुप है ना, रतन टाटा, उसकी जो टोटल वर्थ है ना, दैट इज मोर देन द होल जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। वो है तकरीबन, पता नहीं, $261 बिलियन है। $261 बिलियन। और पाकिस्तान की जीडीपी है 241 या $242 बिलियन। तो वो सिर्फ एक उनका जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है उसकी वर्थ पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। ये आज की या कल की न्यूज़ है। तो सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज मेंटेन्ड इट्स डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, और उसको ऑब्वियसली वेरियस चैलेंजेस भी आए। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज देखी हैं, रिलीजियस टेंशंस देखी हैं, रीजनल डाइवर्सिटीज देखी हैं। लेकिन उनकी जो एबिलिटी है, अब आपने आर्गुमेंट ऑब्वियसली वो करना है ना जो आपके मेन आइडिया से रेलिवेंट है। वो करवा रहे हैं रेगुलर इलेक्शंस को कंडक्ट, और इससे क्या बनता है? एक इलेक्टोरल कल्चर बनता है। इलेक्टोरल कल्चर, आपने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी इज अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस। तो इलेक्टोरल कल्चर बना है उससे उनका। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, उन्होंने सिविक लिबर्टीज को अपहोल्ड किया और जुडिशरी उसको इंडिपेंडेंट रखा। इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जेक्टिव एंड द लेजिस्लेचर। आपके यहाँ तो उलट काम चलता है ना। आपके यहाँ तो ओवर डेवलप्ड और हाइपर एक्सटेंडेड स्टेट स्ट्रक्चर चल रहा है, जिसमें कभी एग्जेक्टिव ऊपर आ गई तो कभी जुडिशरी ऊपर आ गई, दोनों के दूसरे जो पिलर्स ऑफ स्टेट है। और फिर पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर्स, ये भी होता रहा है ओवर द डेकेड्स। तो ये उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट को पोर्ट्रे करता है। क्यों? क्योंकि दैट इज बेस्ड ऑन द ट्रू एस्पिरेशंस ऑफ दैट पीपल। आपको मोदी बुरा लगता होगा, लेकिन मोदी इज समथिंग दैट द पीपल ऑफ इंडिया वांट फॉर देमसेल्व्स। फिर अगली केस स्टडी है चिलीज रिटर्न टू डेमोक्रेसी। नियरली आफ्टर 17 years, चिली रहा है ऑगस्टो पिनोशे, ये डिक्टेटर था। 17 years इसके रूल के अंडर रहा है चिली।
1990 में डेमोक्रेसी की तरफ वापस आता है। आता किस तरह है? थ्रू अ प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट इज व्हाट? अ वे टू नो द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, व्हाट दे वांट। सो फिर मसले को खत्म जो उन्होंने किया है, किससे किया है? मसला था ना, हम मेन आइडिया से नहीं हटेंगे जी किसी भी पैराग्राफ में। वो लेजिटिमेसी रिस्टोरेशन थ्रू प्लेबिसाइट। और फिर उन्होंने वहां पे जितने भी ह्यूमन राइट्स के एब्यूजेस के इश्यूज थे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, सोशल डिविजन्स, उन्होंने फिर सारा उन पे काम किया है और अपना ट्रस्ट रिबिल्ड किया थ्रू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। अब आप इसमें देखो, एक तो हमने ये देख ली है लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स थ्रू acknowledging and considering their true aspirations। अब दूसरी तरफ हमने इसी में क्या देखना है लेजिटिमेसी में? अब इललेजिटिमेसी थ्रू फोर्स। जिम्बाब्वे अंडर मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे का जो टेन्योर है जिम्बाब्वे में, वो एक स्टार्क एग्जांपल है कि किस तरह मैनिपुलेशंस, फोर्स ये यूज की जाती है पावर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन वो इरोड कर देती है क्या? गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी। मैनिपुलेशन एंड फोर्स। आया थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स था ये, लेकिन वो कौन से मीन्स थे? रिगिंग इलेक्शंस, रिप्रेसिंग ऑपोजिशन, ये सारी किसको जाहिर कर रही हैं? बुलेट को। वायलेटिंग एचआर, तो वो अपनी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी उसको खो दिया ना उसने, फिर उसको इंटरनेशनल आइसोलेशन का भी सामना रहा है, इसी वजह से रहा है। इकोनॉमिक collapse, इलेजिटिमेट और क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस। ये जार्गन जितने मैं बोल रहा हूँ, आप इनको सिर्फ ट्रांसलेट करके अच्छी अंग्रेजी में लिख दें तो आपका पैराग्राफ बन जाता है। ये एक पैराग्राफ है पूरा इस हेडर के ऊपर, ये जो आपने लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट जज की है अपने मेन आइडिया पे जो हमने बनाया है। तो ये अब जो आपको कंट्रास्ट नजर आया है बिटवीन democratic and forceful means of achieving legitimacy highlights a fundamental philosophical debate about the nature of power, authority, governance। तो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, ट्रूली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने इंजॉय की है मोर स्टेबिलिटी, लेजिटिमेट रूल। और दूसरी तरफ क्या है जी? अब ये उसी पैरे को हम कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि हर पैरा उसका अपना एक टॉपिक सेंटेंस होता है, उसी का कंक्लूडिंग लाइन हर पैरे की भी होती है। दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि वो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट्स, वो थ्रू द यूज ऑफ फोर्स कंप्रोमाइज करती हैं एथिकल और मोरल फाउंडेशंस को। अगला जो एसेंशियल जिसको हमने चेक करना है, इक्वल एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस, या इसको सिंपल एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस। ये मैं हेडर इसलिए ज़रा ज़्यादा नहीं आप लोगों को खुद से बनवा रहा होता, मतलब ज़्यादा फ्लावरी इंग्लिश में, कि आप कोई थोड़ा इधर चेंज डाल लो, क्योंकि हर बच्चा फिर ये हेडर बना रहा होगा तो चेंज कहाँ आएगा जो पढ़ रहे हैं। तो इसको आप अपने तरीके से थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो उन हेडर्स को। अब इसमें अगर आप देखो,
तो आपको एरिस्टोटल मिलता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जिसमें वो कहता है कि बेनिफिट्स और बर्डन्स विद इन अ सोसाइटी, ये रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं ज्यादा लिख नहीं रहा, बेनिफिट्स एंड बर्डन्स विद इन अ सोसाइटी उनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो कि वो मेरिट और नीड बेस्ड हो। तो इसी से फिर वो अंडरस्टैंडिंग होगी कि डेमोक्रेसी कितनी लेजिटिमेट वो रूल है और कितना इलेजिटिमेट है। फिर आपको जॉन रॉल्स मिलता है। जॉन रॉल्स क्या कहता है? जस्टिस एज फेयरनेस। वो कहता है कि आप सोसाइटी के ऊपर एक ऐसा वेल डाल दो, एक ऐसा नकाब डाल दो कि उन्हें पता ही ना हो कि उनकी क्या पोजीशन थी उस वेल डालने से पहले। तो जब वो वेल हटेगा और जब उनको ये याद ही नहीं होगा कि हमारी क्या पोजीशन थी सोसाइटी में, तो वो सिर्फ क्या मांगेंगे फिर? वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मांगेंगे, वो ऐसी अरेंजमेंट्स मांगेंगे जिनसे उनकी लिबर्टी मैक्सिमाइज होती हो, और वो ऐसा काम करेंगे जो कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज्ड पीपल होगा। फिर आपको इसमें अमर्त्य सेन मिलती है। ये कैपेबिलिटीज एंड फ्रीडम पे बात करते हैं कि जस्ट सोसाइटी वही है जो इंडिविजुअल्स की एबिलिटीज को वैल्यू के मुताबिक उनके गोल्स परसू करवा रही हो। तो ये पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को एम्फसाइज करते हैं। एंड द रोल ऑफ पब्लिक रीजनिंग। तो ये सारे यही कह रहे हैं, ट्रू एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल when acknowledged and considered in decision making and not use of force। अब आप इसमें डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म्स देखो कहाँ कहाँ यूज हुए हैं। यूएसए सिविल राइट मूवमेंट, 1950s और 60s की, ये बताता है कि किस तरह से डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म्स ग्रेटर जस्टिस को हासिल करने के लिए जरूरी हैं। सिविल राइट एक्ट आ गया, सिविल राइट एक्ट 1964, और वोटिंग राइट एक्ट 1965। मसला बना ना, तो मसला सिविल राइट मूवमेंट क्यों मसले थे, नहीं एक्नॉलेज करते थे उनको, उनके राइट्स को। जो ये मूवमेंट लीड कर रहे थे वो कौन थे, क्या थे? प्रोपोनेंट्स ऑफ सिविल राइट मूवमेंट लिख लो, नहीं डिटेल आती तो। मसला बना ना, तो वो मसला हल किससे हुआ फिर? एक डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म से। आपने उनके एस्पिरेशंस को एक्नॉलेज किया है और ये एक्ट्स दिए हैं फिर आगे आके। तो बात वही हो रही मेन आइडिया पे, वो उसके साथ ही जोड़ना है। तो इसने फिर क्या किया? सिस्टमिक रेसिज्म को डिसमेंटल किया और इक्वल राइट्स को इंश्योर किया अंडर द लॉ। ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि किस तरह से एक डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म, उसको आप लेवरेज कर सकते हो टू करेक्ट द इनजस्टिसेस एंड प्रमोट इक्वालिटी। फिर आप स्कैंडिनेवियन वेलफेयर स्टेट्स, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारी आती हैं इसके अंदर, नॉर्डिक कंट्रीज। इसमें देखो कि किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सोशल जस्टिस को प्रमोट करती हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर सिस्टम है। बहुत हाई लेवल ऑफ इक्वालिटी, सोशल सिक्योरिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है वहाँ पे। डेमोक्रेसी इंडेक्स में फ्रीडम फ्रीडम हाउस की आप रिपोर्ट्स पढ़ो तो आपको वहां से पता चलता है। फ्रीडम हाउस ये एक अच्छा सोर्स है, फ्रीडम हाउस ऑनलाइन सोर्स है।
वो पता चलता है कि वो डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सी कंट्रीज ऊपर हैं और क्यों ऊपर हैं। वहां पे डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म्स, ट्रू एस्पिरेशंस ऑफ पीपल आर एक्नॉलेज्ड एंड कंसीडर इन द डिसीजन मेकिंग एंड नॉट यूज ऑफ फोर्स। दोनों चीजें हर पैरे में, हर आर्ग्यूमेंट, हर एग्जांपल। अब कंट्रास्टिंग आप इसके अंदर देखो, कंट्रास्ट विद regimes relying on force। सिंपल रखना है। अथॉरिटेरियनिज्म एंड इनजस्टिस, नॉर्थ कोरिया। आर्बिट्रेरी डिटेंशन होती है वहां पे, लैक ऑफ ड्यू प्रोसेस है, बस ऑर्डर होता है, कैपिटल पनिशमेंट मिल जाती है, कोई ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो होता। अनइक्वल एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस, गवर्नमेंट कॉल जो कंट्रोल है वो इतना स्ट्रिक्ट, इतना सेंट्रलाइज्ड है कि वहां पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं, और वहां पे पावर को, लॉ को मैनिपुलेट किया जाता है पावर को मेंटेन करने के लिए। फिर आप अपार्थीड मूवमेंट, साउथ अफ्रीका की, किस तरह से सिस्टमिक इनजस्टिस इंस्टीट्यूशनलाइज होता है इन द एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। वायलेट हुए ना प्रिंसिपल्स, वो जो ट्रू एस्पिरेशंस ऑफ पीपल वायलेट हुई है ना, वायलेट हुई हैं तो मूवमेंट बढ़ी है। तो प्रूव यही हो रहा है कि बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट। बैलेट क्या है और बुलेट क्या है वो हम देख चुके हैं, उसका आइडिया हमें अब क्लियर है कि बैलेट क्या है और बुलेट क्या है। वो एक्सपेंड, हम वो बैलेट और बुलेट लिमिटाइज कर देते तो फिर कितना क्लिक लेना था। बैलेट मीन्स ट्रू एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, बुलेट मीन यूज ऑफ फोर्स, coercion, suppression, restriction। और ये तब तक खत्म नहीं हुई जब तक स्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका नहीं हुआ। तो वो ट्रांसफॉर्मेशनल पावर है ना डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म की, इन करेक्टिंग डीप सीटेड इनजस्टिसेस, उस क्वेश्चन, उस बुलेट को न्यूट्रल किसने किया? बैलेट ने। नेक्स्ट, चेक्स एंड बैलेंसेस। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस आपको पता है, ये फंडामेंटल हैं टू द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। ये डिजाइन इसलिए होते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर वो ना हो और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो। अब ये किसकी फिलॉसफी में डीपली इनरूटेड था? मॉन्टेस्क्यू। पढ़ा हुआ है आपने? सेपरेशन ऑफ पावर, लाजमी पढ़ा होगा। द स्पिरिट ऑफ लॉज इनका काम था, उसके अंदर इन्होंने डिस्कस किया था ये मॉन्टेस्क्यू ने 1748 49 48 में, हाँ 48 का काम है। मॉन्टेस्क्यू कहता है कि अगर आपने टायरनी उसको प्रिवेंट करना है, लोगों की लिबर्टीज, गवर्नमेंटल पावर्स, ये जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, ये पावर्स है ना गवर्नमेंट की, पिलर्स भी हैं, यही होते हैं स्टेट के, तो इनको सेपरेट करना होगा फिर, इनएबल्ड। और वो इस तरह से उनको सेपरेट करना है कि वो एक दूसरे को लिमिट चेक लगाया उनके, और ये सेपरेशन इंश्योर कर रही हो कि कोई भी सिंगल ब्रांच इतनी पावरफुल ना हो जाए कि उसको पता ही ना चले मैं क्या कर रहा हूँ। दैट इज द पीक ऑफ करप्शन ना, अगर किसी इंस्टीट्यूट को ये पता ही ना हो कि वो पावर के नशे में क्या करी जा रहा है, तो दैट इज पीक ऑफ करप्शन। पावर करप्ट्स एंड करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, ये उसका आइडिया थोड़ा सा दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। इंस्टीट्यूशंस की बात होनी है उसमें, पीक ऑफ करप्शन यही होती है। जॉन लॉक भी आपको देता नजर आता है इसमें एक आइडिया,
ऑब्वियसली एक बंदे ने सिर्फ एक काम तो नहीं ना किया, अगर वो रिपीट हो रहा है तो उसका वर्क दूसरा रेफर हो जाएगा। इसकी थी टू, पहले ऊपर था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, टू ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर इनका काम था लिमिटेड गवर्नमेंट पे, लिमिटेड गवर्नमेंट। बस डिस्टिंक्ट पावर्स वो यूज कर रहा हो, लेकिन वो बस उसकी लिमिटेड सी एक बीच में जो है ना, वो क्या कहते हैं, मुदाखलत हो लिबर्टीज में लोगों की, ताकि वो इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा हो। तो आपको इसमें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दो एग्जांपल्स मिलती हैं इम्पीचमेंट की। एक तो करंट है, करंट देख लेना जरा कौन सी है, ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगा, बड़ी मशहूर है। एक पुरानी है, वाटरगेट स्कैंडल की, वाटरगेट स्कैंडल 1970s का। प्रेसिडेंट निक्सन, आफ्टर अ सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस बाय द लेजिस्लेटिव ब्रांच, जो कि कांग्रेस होती है, तो एक इंडिपेंडेंट स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगता है और सिग्निफिकेंट जुडिशियल रूलिंग्स होती हैं। और ये साबित होता है कि प्रेसिडेंट भी अबव द लॉ नहीं है। दैट लेड टू रेजिग्नेशन, रिजाइन करना पड़ा था निक्सन को। चेक्स एंड बैलेंस के थ्रू, थ्रू पीपल एस्पिरेशन, कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू चेक्स एंड बैलेंस तो हुआ ना, फिर प्रेसिडेंट करा दिया रिजाइन। बुलेट ने तो मार दिया था ना, लेकिन इसने तो रिजाइन करा दिया। बुलेट ने लिंकन मार दिया था, लिंकन असैसिनेट हुआ था ना, जस्ट फॉर पासिंग रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। यूरोपियन यूनियन देख लो, कॉम्प्लेक्स सुप्रा नेशनल एग्जांपल्स हैं इसमें चेक्स एंड बैलेंस की। क्या है? यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, सबसे तगड़ा होता है ये। तो वो भी इंश्योर करते हैं कि कोई सिंगल इंस्टीट्यूशन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में डोमिनेट ना कर रहा हो, फिर ही ट्रू एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऊपर आएंगे, वरना मसला बन जाएगा ना। और ये जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है इनका, इसकी तो पावर है टू एडजुडिकेट द डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग ईयू लॉ क्रॉस ऑल मेंबर स्टेट्स, कंप्लाई करती हैं उसको सारी स्टेट्स। अब इसमें आप कंट्रास्टिंग देखो जो है, कंट्रास्टिंग क्या है। म्यांमार, मिलिट्री कू हुआ 2021, फॉर्मरली बर्मा कहते हैं ना उसको। तो मिलिट्री कू जो हुआ है फरवरी 2021 में, वो क्या था? उसने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को निकाल बाहर किया वहां से, ओवरस्टेपिंग ऑफ द पावर की ना। और ये रिजीम फिर उसकी एग्जांपल है जो रिलाई कर रही है यूज ऑफ फोर्स पे। उसने निसेंट वहां के कंट्रोल और चेक्स और बैलेंसेस को क्या किया, डिसमेंटल कर दिया। फिर अब आप आगे देख लो वो इश्यूज फिर कौन कौन से बने हैं, सबसे ज्यादा तो मुस्लिम्स के बने हैं फिर। थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविस्ट्स जर्नलिस्ट्स को उन्होंने कर्ब किया वहां पे।
सस्पेंशन ऑफ लीगल प्रोटेक्शन कर दी। नेक्स्ट, सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल फ्रीडम्स। इसमें जो आपको बड़ा नाम मिलता है, JS मिल, ऑन लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टीज पे काम है इसमें। 1859। इसमें ये हार्म प्रिंसिपल देते हैं। हार्म प्रिंसिपल की डिटेल में नहीं हम जाएंगे, उसमें फिर वो लेजिटिमेट इलेजिटिमेट हार्म दो आगे डिवाइड करते हैं उसको। और फिर उसको भी अथॉरिटी कि कौन सा हार्म लेजिटिमेट है कौन सा इलेजिटिमेट, उसको अथॉरिटी डिसाइड करेगी। अथॉरिटी कौन सी? बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ ट्रू एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। फिर इसमें आपको रिपब्लिकन थेरी ऑफ नॉन डोमिनेशन मिलती है। ये दी थी फिलिप पैटेट ने। कहते हैं कि ट्रू फ्रीडम जो है वो क्या रिक्वायर करते हैं? नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंसेस बट आल्सो द एब्सेंस ऑफ द थ्रेट ऑफ आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इस तरह की डोमिनेशन को वो प्रिवेंट करें। ट्रू एस्पिरेशंस ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करें। इसमें आपको केस स्टडी मिल जाती है। कोस्टा रिका, एनवायरमेंटल एंड सोशल लिबर्टीज। कोस्टा रिका की जो डेमोक्रेसी है, while portraying the true aspirations of the will of their people, वो आपको नजर आती है इंडिविजुअल फ्रीडम्स को सेफ गार्ड करती हुई। इन्होंने भी एबोलिशन की थी मिलिट्री की 1949 में, और अपने रिसोर्सेज को रीडायरेक्ट कर दिया था टुवर्ड्स एजुकेशन, हेल्थ केयर, कंजर्वेशन और डेमोक्रेटिक कमिटमेंट के ऊपर बड़ा ये फिर इन्होंने डट के काम किया, कलेक्टिव वेलबींग के ऊपर। बैलेट के थ्रू किया था मिलिट्री को बाय बाय। फिर जर्मनीज प्राइवेसी लॉज, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जर्मनी स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइवेसी प्रोटेक्शन इन द वर्ल्ड प्रोवाइड होती है। तो वो कमिटमेंट जाहिर कर रहे हैं। पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, डेमोक्रेसी रीस्टोर हुई, प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रू एस्पिरेशंस ऑफ पीपल हुई, और वहाँ की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी इस तरह की रूलिंग्स ही देती हैं जिसमें आपको एम्फोसिस नजर आता है, फ्रीक्वेंट एम्फोसिस नजर आता है टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन। तो वो ट्रू इंस्टीट्यूशंस ही हैं, वो पता चलता है कि वो कैसे फिर सेफ गार्ड करें इंडिविजुअल फ्रीडम्स, नॉट बाय द यूज ऑफ फोर्स। और फिर कंट्रास्टिंग एग्जांपल देख लो, बेलारूस, सप्रेशन ऑफ डिसेंट। इनके एक लीडर थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर
लूका शेंको। ये इस चीज की एक बड़ी क्या कहते हैं डार्क एग्जांपल है कि किस तरह नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स इंडिविजुअल फ्रीडम्स को सप्रेस करती हैं। गवर्नमेंट क्रैकडाउन करती थी प्रोटेस्ट के ऊपर। 2020 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था इनका। अरेस्ट हो गए लोग, सेंसरशिप लग गई मीडिया पे, वायलेंस अगेंस्ट द पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेटर्स, सब कुछ हुआ। तो ये फिर जमहूरियत को जब खतरा हुआ है तो यूज ऑफ फोर्स फिर हो रही है ना। जमहूरियत को खतरा हुआ है तो फिर हो रही है। जमहूरियत को सप्रेस करने के लिए सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब है कि भाई वो स्ट्रांगर है। ये हर प्यारे में बात करते जाना है। हर प्यारे में ये बात करते जाना है जो मेन आइडिया है। ठीक है, समझ आ रही है ना। मेन आइडिया जो था ना हर प्यारे में वो रिफ्लेक्ट होगा। हर प्यारे में। क्वेश्चंस अगर कोई हुए तो मैं एंड पे लूंगा। बहरहाल जो भी होंगे वो विद इन लेक्चर एंड तक इंशाल्लाह वैसे ही एड्रेस हो जाएंगे। अगला हेडर है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूसिविटी। इसमें आपको जो फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट मिलता है ना वो मिलता है जुगन हाबरमास का। इनका कॉन्सेप्ट था पब्लिक स्फेयर एंड डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। ये एम्फोसिस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन रीजन्ड एंड इंक्लूसिव पब्लिक डिबेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फिर ही वो क्या होगी, एक कामयाब डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। वो कहते हैं डेमोक्रेसी थ्राइव ही तब करती है जब इंडिविजुअल्स इंगेज होते हैं इन द क्रिटिकल रैशनल डिस्कोर्स फ्री फ्रॉम एनी डोमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। तो फिर वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव एंड इंक्लूसिव आउटकम निकलती है उसकी। फिर इसके ऊपर अगला काम है कैरोल बैटमैन का, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ये ब्रॉड पार्टिसिपेशन की बात करते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कि फिर ही वो लेजिटिमेट और ट्रू एस्पायरेशंस फिर ही आएंगी ना जब ब्रॉडर पार्टिसिपेशन होगी। सिटीजन्स की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग उसके ऊपर एम्फोसिस करते हैं, मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड इंक्लूसिव। एक और बंदा आपको मिल जाता है इसके अंदर, मल्टी कल्चरलिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन। ये चार्ल्स टेलर। ये आपको समझाते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी जो है ना वो अकोमोडेट करती हैं कल्चरल डाइवर्सिटीज को और सेलिब्रेट करती हैं फिर उनको, ताकि इशू ना बने। केस स्टडीज देख लो आप, न्यूजीलैंड अप्रोच टू इंडिजिनस रिप्रेजेंटेशन। न्यूजीलैंड आपको ऑफर करता है एक ऐसी एग्जाम्पल कि डेमोक्रेसी जो है ना वो कंसर्टेड एफर्ट्स। कैसी कंसर्टेड एफर्ट्स?
जिसमें आप इंडिजिनस पर्सपेक्टिव्स को इंक्लूड करते हो अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर, ताकि जो लोगों की जो ट्रू वॉइसेस हैं वो इंक्लूड हों लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। और इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एक काम किया था, ट्रीटी ऑफ वेटंगी। ये हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस चलती आ रही थी गवर्नमेंट की अपने ट्राइब्स के साथ। कुछ ट्राइब्स थे उनके, अब उनके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ट्राइब्स के साथ उनके कुछ मसले थे, उसको उन्होंने थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस हल किया, और वो हल हुआ है क्योंकि वहाँ के फिर लोगों की एस्पिरेशंस उन्होंने इंक्लूड किए ना इस ट्रीटी में। ब्राजील की पार्टिसिपेटरी बजटिंग इनिशिएट की थी इन्होंने 1989 में। सिटीजन्स डायरेक्टली डिसाइड करते थे कि कितना पोर्शन म्यूनिसिपल बजट का स्पेंड होना चाहिए। तो ये जो पार्टिसिपेटरी मॉडल है डेमोक्रेसी का, ये फिर रेप्लिकेट हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये इस चीज़ की फिर जीती जागती एग्जांपल है ना कि भाई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स किस तरह से मोर इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस के आउटकम्स लेके आता है, ना कि यूज ऑफ फोर्स। कंट्रास्ट देख लो इसी में चाइना की एथनिक माइनॉरिटीज, उनकी पॉलिसीज। डिस्पाइट द ऑफिशियल रिटोरिक ऑफ प्रमोशन ऑफ एथनिक हार्मनी, चाइना करता क्या है, जिनजियांग और तिब्बत के जो इनके एरियाज हैं वहाँ पे सप्रेस करता है कल्चरल आइडेंटिटीज को, क्रिटिसाइज करता है पॉलिटिकल फ्रीडम्स को। तो वो फिर जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन है और इंक्लूसिविटी है एथनिक माइनॉरिटीज की, वो नहीं आती ऊपर। तो मसले बनते हैं फिर वहाँ पे। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इसमें आपको कांत की फिलॉसफी मिलती है, इमानुएल कांत। इसका जो प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी है ना, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी है, वो कहता है कि आप कोई भी काम करते हो ना, तो वो काम करते हुए आप ये सोच लो कि अगर वो यूनिवर्सली अप्लाई हुआ तो क्या वो ठीक होगा। क्यों? क्योंकि जब वो यूनिवर्सली अप्लाई होगा ना, तो फिर वो आप पे भी अप्लाई होगा। छोटी सी एग्जांपल, आप झूठ बोलते हो, तो अगर उसको यूनिवर्सली अप्लाई करो तो आपसे भी झूठ बोला जाएगा। तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। धोखा दे रहे हो, कोई आपको धोखा दे यूनिवर्सली अप्लाई हो, तो नहीं ना सही बात, फिर आपको नहीं सही लगेगी। तो ये फिर वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक एक्सपेक्टेशन फॉर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस के ऊपर जोर देता है। हमें यहाँ से इन्फर करना पड़ता है ना, कांत ऑब्वियसली मॉडर्न तो नहीं है इतना, अब वो बेचारा तो पिछली सदियों का है। फिर इसमें आप दोबारा से वही जॉन रॉल्स की व्हील ऑफ इग्नोरेंस की एग्जांपल दे सकते हो। हमने शुरू में बात की थी। अब इसमें जो केस स्टडीज आपको मिलती हैं वो मिलती हैं एस्टोनियाज ई गवर्नेंस। इसके बाद हम अपोजिंग व्यूज पे आ रहे हैं, फिर उनको काउंटर करेंगे। एस्टोनिया आपको ग्लोबल लीडर सॉरी बनता नजर आता है डिजिटल गवर्नेंस। क्यों? क्योंकि वो ई सर्विसेज के थ्रू इतना ट्रांसपेरेंट उसने अपना सिस्टम कर दिया, ई हेल्थ सिस्टम्स, ई टैक्सेशन, ई वोटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो इस डिजिटलाइजेशन ने गवर्नमेंट की सर्विसेज को सिर्फ एफिशिएंट नहीं बनाया, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल भी बना दिया। लोग चाहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हो, तो उसने थ्रू डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म अप्लाई किया अपने गवर्नेंस सिस्टम में। कामयाब है, फॉलो हो रहा है दुनिया में। यूज ऑफ फोर्स करके तो नहीं किया उसने। फिर घाना का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2019, पाकिस्तान वाले की भी एग्जांपल दे सकते हो आप। इसने भी इन्हांस किया है इसको। इससे फिर आप करप्शन के साथ आप जो है फाइट कर रहे हो, गवर्नमेंट को मोर ट्रांसपेरेंट बना रहे हो और स्ट्रेंथन कर रहे हो फिर डेमोक्रेसी को एज अ ट्रू विल, ट्रू एस्पिरेशन ऑफ देयर पीपल। कंट्रास्ट में देखो रशिया, क्रैकडाउन होता है मीडिया पे, एनजीओस पे। रिसेंट ईयर्स में उसने टाइट कर दिया अपना कंट्रोल मीडिया और एनजीओस के ऊपर। तो वो रिस्ट्रिक्ट किया उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉरेन एजेंट्स को टारगेट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत लिमिटेड है, डिसेंट को स्टिफल करते हैं, सिविल सोसाइटी की जो पार्टिसिपेशन है वो ना होने के बराबर है। अब आ जाओ ओपोजिशन की तरफ। ऑपोजिशन टू द सेइंग दैट बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट। इसको पोज करते आपको नजर आते हैं रियल पॉलिटिक वाले। अभी आपने जरा गौर से सुनना है, रियल पॉलिटिक, पावर पॉलिटिक्स वाले। वो कहते हैं अच्छी अच्छी बातें आप ना करें, आप उसके लिए आपको जो भी पावर लगानी पड़े या यूज ऑफ फोर्स करना पड़े आप करें। ठीक है, हांस मॉर्गेंथो, मैकियावेली। इसका फिर क्रिटिक, इसकी निगेशन भी इसके साथ देख लो। वो जो एडवोकेट्स ऑफ बैलेट हैं वो जवाब देते हैं फिर। वो कहते हैं आपने जो रियल पॉलिटिक है, ये जो पावर पॉलिटिक्स है, इसको लेजिटिमेट कैसे बनाना। ये अब इसका जवाब। इसको आप लेजिटिमेट लोगों की जनरल विल से बनाते हो, जो रूसो का कॉन्सेप्ट था। जहां पे आपने रियल पॉलिटिक विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नड लगाई है, आपको पछताना पड़ा है। सबसे बड़ी एग्जांपल यूएस की इराक इन्वेजन। नहीं ना, लोगों का कंसेंट मिला तो इलेजिटिमेट हो गई। आप कोई वॉर उस टाइम तक जीत ही नहीं सकते जब तक तीन फैक्टर्स पूरे नहीं होते। सुनजू कहता है, सुनजू सबसे बड़ा नाम है वॉर स्टडीज में। ओ सुनजू कह रहा हूँ, सॉरी, क्या नाम था उसका, मेरे ज़हन से निकल गया। अम्म, अभी आ जाएगा ज़हन में। बहरहाल वॉर स्टडीज में जो सबसे बड़ा एक ऑथर है ना, वो उसका ये आर्गुमेंट है कि जब तक तीन चीजें पूरी नहीं होती हैं, एक हिस्टोरिकल ग्रीवेंस है, एक लोगों की एस्पिरेशंस का मिलना है, और एक फिर आगे स्ट्रेटजी है, वो राइट होनी चाहिए वॉर की। तो ये जो लोगों की एस्पिरेशंस जब तक आपके साथ नहीं मिल रही, आप, वो कहते हैं वॉर आप पहले ही हार चुके हो, यूज ऑफ फोर्स वो पहले ही आपका इलेजिटिमेट हो गया। तो भाई उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, आपकी एस्पिरेशंस ऑफ पीपल मिलेंगी तो वो लेजिटिमेट होगी रियल पॉलिटिक, अदरवाइज नहीं होगी। ये जवाब है।
किसी को आ नहीं रहा ज़हन में यार, मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं, क्या नाम था वो वॉर वाले का? नहीं नहीं, किसिंजर नहीं, टॉल्स्टॉय भी नहीं। आ जाएगा अभी जहन में। नहीं नहीं। क्लॉजेविट्स। कार्ल वॉन क्लॉजेविट्स। कार्ल वॉन क्लॉजेविट्स। ऑन वॉर। फिर दूसरा जो बड़ा क्रिटिक है वो क्या? अथॉरिटेरियन एंड एफिशिएंसी। अथॉरिटेरियनिज्म एंड एफिशिएंसी। ये कहते हैं जनाब कि जो अथॉरिटेरियन, जो सेंट्रल पावर वाले लोग हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसमें वो एग्जांपल देते हैं ली कुआन यू, सिंगापुर का लीडर, कि उसने तरक्की करवाई है, बड़ा अथॉरिटेटिव नेचर का जो है मालिक है। एटलीस्ट थ्रेट तो कर किया ना उसने लोगों को, जो वो जो बुलेट का यूज है इन द फॉर्म ऑफ थ्रेट। तो इसी ये ही सीन एज मोर इफेक्टिव देन द बैलेट इन अचीविंग सर्टेन पॉलिसी आउटकम्स। जवाब। अथॉरिटेरियनिज्म भी तब ही इफेक्टिव होती है इफ इट गेट्स अलाइंड विद द विल ऑफ पीपल। आप ली कुआन यू की एग्जांपल दे रहे हैं, तो उसका जो सेंट्रलाइज कंट्रोल है वो सिंगापुरियंस को एक्सेप्टेड है भाई। वो नहीं कोई मसला करते वहां पे, ना वो को बनने देता है। तो वो एस्पिरेशंस ऑफ पीपल के साथ जा रहा है तभी कर रहा है। ये ना देखो कि अथॉरिटेरियन है कि नहीं। अब ग्लोबल गवर्नेंस के जो मॉडल्स हैं, आपको पता है जो ग्लोबलिस्ट हैं, ग्लोबलिस्ट्स, ग्लोबल गवर्नेंस के मानने वाले, वो कहते हैं कोई भी मॉडल चला लो, कोई भी मॉडल चला लो, बस HR राइट्स उनकी रिस्पेक्ट करवा लो, गुड गवर्नेंस करा लो, इंश्योर, वो ये दो चार जो मोटे मोटे एसेंशियल्स है ना, ये इंश्योर करा लो, तो बाकी मॉडल तो जितना मर्जी चला लो। ये भी आर्गुमेंट इसमें फिट आता है। फिर एक और सेप्टिसिज्म आता है करप्शन का। करप्शन इन बैलेट प्रोसेस की क्रिटिक हो रही है ना, कि जनाब मनी इन्वॉल्व हो जाती है, बैलेट इनएफिकेसी बन जाती है, रैशनल डिस्कोर्स नहीं रहता, पॉपुलिज्म आ जाती है, इनहेरेंट वीकनेसेस हैं डेमोक्रेसीज में। जवाब। वो कहता है आप ये वीकनेसेस जो आ गई, आपने ये अगर पॉपुलिस्ट टेंडेंसीज आ गई, बैलेट प्रोसेस अगर करप्ट हो गया, तो आपने इनके नतायज नहीं देखे। ब्रेग्जिट, मिस इन्फॉर्मेशन से लोगों को फूल बनाया गया, ब्रेग्जिट कराया, बाद में लग पता गया उन्हें। 2016 का US इलेक्शन, लोगों ने फिर रिजेक्ट किया ना, और थ्रू बैलेट किया उसको फिर रिजेक्ट। बाइडन को जिताया फिर उन्होंने जो बाद में।
तो आपने वो जो ड्रेस भी अगर करनी है वो वल्नरेबिलिटी, तो आपने वो थ्रू मोर डेमोक्रेसी ही करनी है, थ्रू मोर बैलेट करनी है। वो जो लूप होल्स हैं आपने उनके ऊपर वर्क करना है। तो वो यूज ऑफ फोर्स से तो नहीं होगा, थ्रू पीसफुल डेमोक्रेटिक मीन्स ही होगा ना। थ्रू एजुकेशन होगा, रेगुलेशन होगा, प्रमोशन ऑफ रैशनल डिस्कोर्स होगा। तो फिर वो सेफ गार्ड होंगे, वो लूप होल्स खत्म होंगे, लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। तो आज आके आपने इंश्योर क्या करना है, यही करना है ना, कि ट्रू विल एंड एस्पायरेशंस ऑफ पीपल, ये जब भी कोई इशू बना है तो ही फिर गोली चली है। और उस गोली, जब वो गोली चली है तो वो हल भी फिर इसी से ही हुई है। यूज ऑफ फोर्स हुआ है, क्वेश्चन हुआ है, तो इसी से हल हुआ। हेंस प्रूव्ड द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट। हमने उसका काउंटर, ओपोजिंग व्यूज भी देखे, उनको काउंटर किया है। सो मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा और फिर हम क्वेश्चंस लेते हैं। मैं बताता चलूं जी, फिर मैं बताता हूँ रिकॉर्डिंग ऑफ करके। हाँ, जो बच्चे रजिस्टर होना चाहते हैं वो 03166867, 1 मिनट, 525। सादिया कोऑर्डिनेटर, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, आपको डिटेल्स जो है वो शेयर कर दी जाएंगी। 68675252 2316।